this is our lecture number 5 of NMR lecture number 5. In last lecture what we have discussed about number 1 parameter, that is the number of signals, and number 2 parameter, that is the chemical shift out of 7 parameters to show spectra. ठीक है, तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ. जैसे CH3CO CH2 CH3. अगर मैं नंबर 1 पैरामीटर देखूँ तो नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स. तो आपको क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन देखने कितने टाइप्स के हाइड्रोजन्स हैं. तो ये नंबर 1 टाइप का हाइड्रोजन है, ये नंबर 2 टाइप का हाइड्रोजन है. एनवायरनमेंट देखना आपने, ठीक है. तो ये नंबर 3 टाइप का हाइड्रोजन है. तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, 3 सिग्नल्स मिल जाएंगे. ठीक है. तो दूसरा पैरामीटर हमने क्या बोला था, दूसरे पैरामीटर में हमने ये बोला था कि ये TMS का रेफरेंस सिग्नल होता है. रेफरेंस यहाँ पर शो कर रहे थे और यहाँ पर हम आगे जो मतलब रेंज सिग्नल्स यहाँ पर दिखाते हैं कुछ इस तरह से. ठीक है. तो यहाँ पर और क्या बोला था, डेल की वैल्यू जो क्या आएगी, PPM में आएगी. ठीक है. शिफ्ट अपॉन इंस्ट्रूमेंटल जो फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. ये हमारे पास ये फॉर्मूला था. ठीक है. ये तो हमने किया था लास्ट लेक्चर में. तो अब हम करते हैं कि NMR को रिकॉर्ड करने के कौन कौन से वेज हैं. ठीक है. NMR का सिग्नल निकालने के लिए कौन कौन सा वेज है, तो वो 2 वेज हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं. रिकॉर्ड करने के लिए 2 वेज हैं. NMR रिकॉर्डेड इन 2 वेज. ठीक है. इन 2 वेज को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले एग्जांपल मैं एक बताती हूँ, CH3 CH2 Cl. ठीक है. ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी लिया था, अभी भी ले रहे हैं. इससे मैं आपको क्या बताती हूँ कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन की वजह से, ड्यू टू दिस क्लोरीन एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, दिस CH2 की जो क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्टर्ब करेगी, जिसकी वजह से ये कैसा फील करेंगे, ये डी शील्डेड फील करेंगे. ठीक है. ये डी शील्डेड फील करेंगे और ये क्या करेंगे, शील्डेड फील. ये प्रोटॉन शील्डेड फील करेंगे, ये प्रोटॉन डी शील्डेड फील करेंगे. तो अगर ये डी शील्डेड फील करते हैं तो इनकी जो बी इंड्यूस्ड की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, लेस. और इनकी जो बी इंड्यूस्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मोर. ठीक है. ये एक जर्नल बात है. ठीक है. अब इसके आगे 2 वेज कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ. ये इतना आपको पता लग गया कि ये डी शील्डेड है और ये डी शील्डेड और ये शील्डेड. तो 2 वेज कौन से हैं, नंबर 1 इज फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड और नंबर 2 इज फील्ड स्वीप मेथड. ठीक है. तो अब फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी स्वीप मींस कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, चेंज करेगी. अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है और क्या होगा कि B0 जो हमारे पास है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. और इस फील्ड स्वीप मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो हो रहेगी वो हमारी क्या होगी, चेंज होती रहेगी, और जो B0 की वैल्यू है वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट. सॉरी, B0 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या रहेगी, चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट. ठीक है. दोनों मेथड से ही सेम वैल्यू आएगी, सेम आंसर आएगा, लेकिन हमें दोनों पता होने चाहिए. ठीक है. तो पहले तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड बताती हूँ. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड बता रही हूँ तो मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, चेंज करेगी, और B0 जो हमारा क्या है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट. ठीक है. अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और B0 हमारा कांस्टेंट रहेगा तो आपको 2 फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक गायरिक रेशियो इंटू B इफेक्टिव. ये आपको पता होता है.
ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो आपको पता है, बी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू बी नॉट माइनस बी इंड्यूस्ड, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब हमने जो एग्जांपल लिया CH3CH2Cl, तो ये क्या था हमारा, डी शील्डेड फेस कर रहा था और ये शील्डेड फेस कर रहा था। तो जो डी शील्डेड फेस कर रहा था उसकी बी इंड्यूस्ड क्या थी, लेस थी, ठीक है, और इसकी क्या थी, बी इंड्यूस्ड मोर। तो जिसकी बी इंड्यूस्ड कम होगी उसका क्या होगा, बी इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा होगा। बी इफेक्टिव मोर एंड बी इफेक्टिव लेस। और अब आप फॉर्मूला लगाइए, म्यू इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक गायरिक रेशो इनटू बी इफेक्टिव। तो यहाँ से आपको क्या पता लगेगा कि म्यू जो है वो CH2 के केस में, फ्रीक्वेंसी जो क्या है CH2 के केस में क्या होगी, मोर होगी, और CH3 के केस में क्या रहेगी, लेस, ठीक है। ये होगा, ये फ्रीक्वेंसी चेंज है बी नोट, जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट। अगर बी अप्लाइड हमारी क्या है, कांस्टेंट है, और बी इंड्यूस्ड हमारी यहाँ क्या है, डिफरेंट है। बी इंड्यूस्ड डिफरेंट है तो हमारी क्या होगी, बी इफेक्टिव भी डिफरेंट होगी। तो इस केस में अगर मैं लेके चलूँ CH3CH2Cl इसके केस में, और ये हम TMS की वैल्यू यहाँ पर रेफरेंस में लेके चलते हैं NMR सिग्नल के लिए, तो CH2 जो है, जो हमारा क्या कर रहा था, डी शील्ड फेस कर रहा था, वो क्या जाएगा, डाउन फील्ड जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, जो कि हम यहाँ पर बोला है हमने कि फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी। तो उसका कुछ हमारे पास यहाँ क्या आएगी, इधर आएगा हमारे पास सिग्नल। और यही बात अगर मैं CH3 की बात करूँ तो ये क्या कर रहा था, शील्डेड फेस कर रहा था, और शील्डेड के साथ यहाँ पर क्या था, अप फील्ड फील करेगा, और फ्रीक्वेंसी जो होगी यहाँ पर मिनिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा है ये CH3 के लिए शो होगा, ये CH2 के लिए। तो अगर मैं कंक्लूजन लगाऊं तो लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त हमें क्या फील होगा, अप फील्ड, ठीक है, अप फील्ड होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। और ये है हमारी TMS की वैल्यू, यहाँ 0 1 2 3 ऐसे जाता है, ठीक है। और अगर मैं इधर की बात करूं तो ये हमारी क्या है, डाउन फील्ड जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, हमारी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड। तो फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड से क्या पता लगता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, स्वीप करेगी, चेंज करेगी। फ्रीक्वेंसी चेंज, बी नॉट कॉन्स्टेंट, B naught means applied magnetic field constant, B induced different, and B effective will be also difference. B effective is equals to B naught minus B induced. तो CH3 CH2 Cl के एग्जाम्पल हो, CH2 क्या है, डी शील्डेड फेस करता है, क्यों, क्योंकि जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता है CH2 से, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर डी शील्डेड फेस होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्टॉर्ट होती है, ठीक है, और यहाँ पर डाउन फील्ड होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, रेंज बढ़ जाएगी। और अगर CH3 की बात करूँ, इससे Cl बहुत दूर है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कोई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये शील्डेड फेस करेगा और अपफील्ड होगा, और फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड। तो नेक्स्ट हमारा मेथड है फील्ड स्वीप मेथड, ठीक है। ये है वो क्या है, फील्ड स्वीप मेथड। तो फील्ड स्वीप मेथड नाम से ही पता लग रहा है, फील्ड क्या करेगी, चेंज करेगी। दैट मीन्स बी नोट जो आपका है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करेगा, आपका चेंज करेगा, फील्ड क्या करेगी, आपकी चेंज करेगी, ठीक है। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। और हमें क्या पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक गायरिक रेशो इनटू बी इफेक्टिव, और बी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी नॉट माइनस बी इंड्यूस्ड, ठीक है। अगर किसी एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, CH3 CH2 Cl, जो कि हमने लास्ट वे में भी लिया था, फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड में भी। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले के ऊपर बात करूँ, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, ये हमें कांस्टेंट कहा हुआ है, तो अल्टीमेटली बी इफेक्टिव भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर हमें बी इफेक्टिव इसकी वैल्यू को क्या रखना है, कांस्टेंट
ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को कैसे रखना पड़ेगा कांस्टेंट? तो देखिए ये जो CH2 है ये हमारा क्या फेस करता है, डी शील्डेड फेस करता है, ठीक है, और CH3 जो क्या है वो हमारा फेस करता है शील्डेड। तो जो मैं CH2 है वो डी शील्डेड फेस कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी बी इंड्यूस्ड क्या होगी, कम होगी, और इधर जो इसकी बी इंड्यूस्ड है यहाँ बी इंड्यूस्ड लेस और यहाँ बी इंड्यूस्ड मोर। तो जब जिसकी बी इंड्यूस्ड ज़्यादा है, और हमें क्या करना है इस फॉर्मूले में लेकर, देखिए जिसकी बी इंड्यूस्ड ज़्यादा उसका बी नॉट हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर इसका बी नॉट कम करती हूँ मैं, बी नॉट लेस, ठीक है, जिसका बी इंड्यूस ज़्यादा उसका बी नॉट कम, तभी उसकी वैल्यू बी इफेक्टिव की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। और जिसका बी इंड्यूस्ड कम और बी इफेक्टिव को, बी अप्लाइड को ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि हमारे पास बी इफेक्टिव की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए। तो यहाँ पर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, मोर, ठीक है। तो ये था हमारा फील्ड स्वीप मेथड। तो फील्ड स्वीप मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यही सेम जो डी शील्डेड थे जिसके ऊपर बी नोट की अप्लाइड वैल्यू क्या है, ज़्यादा आएगी, तो वहाँ वो क्या करेंगे, फेस अप फील्ड, सॉरी ये क्या फेस करेंगे, डाउन फील्ड फेस करेंगे, और ये क्या करेंगे, अप फील्ड, ठीक है। तो अप फील्ड, अगर मैं यहाँ पर फिर से एक कंक्लूजन डायग्राम बनाऊँ तो ये हमारे पास क्या आएगी, TMS की वैल्यू आएगी। तो जब हम डाउन फील्ड जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो बी नोट की वैल्यू है वो क्या होगी, वो बी नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मोर बी नोट की वैल्यू। और अगर हम क्या जाएंगे अप फील्ड, तो हमारे पास क्या है, बी नोट जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लेस, ठीक है। तो ये दो एक मेथड थे, एक था हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड और दूसरा था फील्ड स्वीप मेथड। दोनों से ही हमें क्या पता लगता है कि जो जितना डाउन फील्ड होगा, जितना डी शील्डेड फील कर रहा होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी रेफरेंस से दूर आएगी, ठीक है। और रेफरेंस के पास आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी चाहिए उसको, ठीक है, उसकी वैल्यू इसके पास आएगी। जो जितना ज़्यादा शील्डेड फील करेगा उसकी रेफरेंस के उतनी ही क्लोज आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा NMR रिकॉर्ड करने के 2 वेज। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको केमिकल शिफ्ट के ही कुछ फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इन बिलो सेक्शन। थैंक यू।